नमस्कार। सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने करीब 80 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। और ये आज है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, रेटोरिक क्या है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग। जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें सही ऑप्शन यही है, पहला वाला। फिर है प्रोसोडी मीन्स। सेकंड क्वेश्चन, प्रोसोडी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें तीसरा वाला सही है, द स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन स्पेशली ऑफ मीट्रिकल स्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट इलस्ट्रेट्स। अबाउट किसका उदाहरण है? द ट्रोकेक फ्रूट, या फिर द डैक्टिलिक फुट, या द स्पॉन्डी, या द आयम्बिक फुट। तो आयम्बिक में क्या होता है? पहला अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। तो यहाँ जो 2 फुट हैं, बाउट, तो ये अनस्ट्रेस्ड है, बाउट ये स्ट्रेस्ड है, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है आयम्बिक फुट का है। तो सही जवाब हमारा 4 होगा। अच्छा, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बुकलेट सीरीज़ कौन सी है, A B C D। तो चाहे जो भी सीरीज़ हो, क्वेश्चंस तो आपके में सेम ही होंगे, थोड़ा आगे पीछे होंगे। तो अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, डायमीटर कंसिस्ट ऑफ। तो डायमीटर में 2 फुट होते हैं, 2 फीट। तो सही जवाब हमारा 1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, द मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट इज कॉल्ड। तो जिस मीटर में 6 फीट होते हैं वो हेक्सामीटर होता है। और सबसे ज़्यादा पेंटामीटर यूज़ होता है। पेंटा में 5 होते हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर देखिए, द क्वार्टरन इज़ द स्टेंजा ऑफ। तो जो क्वार्टरन है वो 4 लाइन स्टेंजा होता है। 4 लाइन्स का कलेक्शन क्वार्टरन कहलाता है, 3 लाइन का टर्सेट कहलाता है, 2 लाइन का कपलेट कहलाता है। तो यहाँ सही जवाब 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिज्यूरा इम्प्लाइज। सिज्यूरा का मतलब क्या होता है? तो जहाँ यहाँ जो ऑप्शंस हैं, वैसे सिज्यूरा और वोल्टा दोनों टर्म्स सोनेट में आते हैं, इटालियन सोनेट में आते हैं। तो वहाँ सिज्यूरा का मतलब पॉज होता है। और यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही ऑप्शन सेकंड है, अ ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन अ मीट्रिकल फीट। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ। द राइम रॉयल इज़ ऑल्सो नोन एज द। तो राइम रॉयल को चौसेरिन स्टेंजा के नाम से भी जाना जाता है। और सही ऑप्शन हमारा 3 होगा। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, डैक्टिलिक मीटर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो डैक्टिलिक मीटर को फॉलिंग मीटर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, तो वो फॉलिंग मीटर कहलाता है। फिर देखिए, मीटर पर मैंने वीडियो अपलोड की हैं, 2-3 वीडियोस हैं, ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। फिर देखिए, इंटरोगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। इंटरोगेशन को और कैसे जाना जाता है? तो रेटोरिकल क्वेश्चन नाम से जाना जाता है। रेटोरिकल क्वेश्चन या इंटरोगेशन एक ही बात है। तो यहाँ जो आंसर है वो 4 सही है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11th क्वेश्चन पूछ रहा है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इनटू इंग्लिश पोइट्री। तो सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश पोइट्री में वॉट एंड सरे ने। तो यहाँ पर वॉट एंड दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा। यहाँ मिसप्रिंट बहुत हैं, और इसका 4th सेमेस्टर का मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, उसमें भी बहुत सारे मिसप्रिंट्स थे, गलतियाँ बहुत थी। तो WYATT वॉट, सर थॉमस वॉट हैं, और अर्ल ऑफ सरे। तो ये 3 जवाब सही है। सेस्टेट इज़ अ स्टेंजा ऑफ। तो जो 6 लाइन्स का कलेक्शन होता है उसको सेस्टेट बोलते हैं। यहाँ आंसर इसका सेकंड सही है। फिर देखिए, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। एफ 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 रिपीट हो रहा है, तो जहाँ एक साउंड रिपीट होती है तो वो एलिटरेशन कहलाता है। यहाँ सही जवाब आपका 3 है, एलिटरेशन। और आगे देखिए, अच्छा वो जो फुल फैदम 5 वाला था, आपने मेरे साथ अगर टेम्पेस्ट पढ़ा है तो ये टेम्पेस्ट से लिया गया था। फिर देखिए, हु कॉल्स पोइट्री अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड ऑफ नहीं होगा, एंड टू टीच एंड डिलाइट। तो ये जो कहा है, ये जो कथन है, स्टेटमेंट एरिस्टोटल का है, तो हमारा सही जवाब सेकंड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ मॉक एपिक पोएम इज़। तो एक मॉक एपिक पोएम क्या है?
आपने बेटा लगाया है पहला सटायर ऑन अ रियल एपिक, नहीं, ये पैरोडी होती है रियल एपिक की। रियल एपिक की तरह ही लिखा जाता है। सटायर ये सोसाइटी पर है, जैसे आपने द रेप ऑफ द लॉक अगर पढ़ा है, मैंने उसका एक कैंटो अपलोड भी किया है, अभी पूरा नहीं किया, तो वहाँ सटायर वो सोसाइटी पर है, लेकिन वो रियल एपिक की पैरोडी है। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो 3 होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन पेट्रार्कन सोनेट। तो सोनेट चाहे पेट्रार्कन हो या इंग्लिश हो, उसमें लाइन्स तो 14 ही होती हैं, तो हमारा सही जवाब 14 होगा, यानी 4 सही जवाब है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक स्पेस इज अ शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रीक ओरिजिन। तो ये लिरिक है, सही जवाब सेकंड है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी ब्लैंक स्पेस है पहले, इज़ अ पोइम ऑफ मोर्निंग ऑन द डेथ ऑफ समवन। किसी की मृत्यु पर विलाप होता है, मोर्निंग मीन्स विलाप होता है, तो रोना किसी की मौत पर एलेजी कहलाता है, सही जवाब 4 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, द बैलेड्स वर ओरिजिनली मेंट फॉर। तो मूल रूप से जो बैलेड्स लिखे गए थे वो उनका उद्देश्य क्या था या किस तरीके से लिखे गए थे, सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ। तो ये सही जवाब है, उन पर गाते भी थे लोग बैलेड्स को और उन पर नाचते भी थे, तो 3 सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछ रहा है 28 नहीं 20th है, अ बैलेड इज़ नॉर्मली रिटन इन, यानी सामान्य रूप से बैलेड किस में लिखी जाती है, आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है, तो सही जवाब पहला है। फिर है व्हाट इज़ डेनुमा। डेनुमा क्या होता है, तो उसका मतलब एंड या फिनाले या जो गांठ पड़ी हुई है उसको अनटाई करना यानी खोलना। तो मतलब अब यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो तो मुझे तो चारों ही सही लग रहे हैं। द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, द एंडिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल प्ले, द एंडिंग ऑफ अ मास्क। तो एंड ही होता है डेनुमा मतलब, लेकिन अब चार ऑप्शंस में से अगर एक चुनना ही है तो द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी हम यहाँ इसको मार्क करेंगे। एक कैटास्ट्रॉफिक एंड के लिए डेनुमा मेनली आता है, तो ये ट्रेजेडी का एंड यहाँ सबसे ज़्यादा सूटेबल जवाब है। फिर देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोरस इन द प्ले। अब यहाँ फिर से वही उसी तरीके का ये भी सवाल है कि कोरस का काम क्या है एक प्ले में। अब इन्होंने जो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, इट एक्सप्लेन्स द पास्ट एंड द फ्यूचर, तो ये काम भी वो करता है। इट रिप्रेजेंट्स द ड्रामेटिस्ट, ये ड्रामेटिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात भी सही है। ड्रामेटिस्ट जो खुद नहीं कह पाता वो कोरस के माध्यम से कहलवाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है इट इज़ अ बैंड ऑफ सिंगर्स, ये गाने वालों का एक समूह होता है, ये बात भी सही है। इट कम्स टू डिक्लेयर द एंडिंग ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में डिक्लेयर करने आता है कि भाई ये हो गया, जैसे आपने डॉक्टर फोस्टस में देखा था। तो ये भी सारे फंक्शंस एक कोरस करता है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था इसका जवाब, लेकिन अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ऑल ऑफ दीज का, तो फिर हमको एक चूज़ करना है, तो हम इसको आंसर नंबर 1 को चूज़ कर लेते हैं। इट एक्सप्लेन्स द पास्ट एंड फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है व्हाट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या है, हालांकि ये वाला भी इसका जवाब हो सकता है, तीसरा वाला, अ प्ले इन विच ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स कम आफ्टर ईच अदर। एक कॉमिक सीन हो गया, एक ट्रेजिक सीन हो गया, एक कॉमिक सीन हो गया, एक ट्रेजिक सीन हो गया। लेकिन ये तो ट्रेजिडी में भी हो सकता है ना। आपने देखा था डॉक्टर फोस्टस में भी एक के बाद एक कॉमिक सीन आ रहे थे, और भी आपने जैसे मेरे साथ ओथेलो पढ़ा है, हेमलेट पढ़ा है, तो वहाँ भी कॉमिक सीन्स हैं, ट्रेजिक सीन्स भी हैं। लेकिन अब यहाँ जो हमें चूज़ करना है उस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सही है, अ ट्रेजिक प्ले एंडिंग इन अ कॉमेडी, यानी जो नाटक है ट्रेजेडी होते होते कॉमेडी हो जाती है, जैसा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है। अगर आपने पहले से स्टोरी आपको नहीं मालूम है, तो जब शाइलॉक अपना चाकू पहना कर रहा है कि भाई मैं तो आज मांस निकाल के ही रहूँगा, 1 पाउंड गोश्त निकालूंगा तेरे सीने से,
तो वो बड़ा ट्रेजिक सा सीन हो जाता है वहाँ पर। पोर्शिया भी प्रार्थना कर रही है, ड्यूक भी रिक्वेस्ट कर रहा है शाइलॉक से कि मान जाओ शाइलॉक, लेकिन शाइलॉक मानने को तैयार नहीं है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि अब हुई ट्रेजेडी, अब हुई ट्रेजेडी, लेकिन फाइनली कॉमेडी हो जाती है। तो यहाँ ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब वही हुआ कि ट्रेजिक प्ले एंडिंग इन अ कॉमेडी, ये सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, हु डिफाइंस द एसे एज अ लूज सैली ऑफ माइंड। तो किसने डिफाइन किया है इस तरीके से एसे को? सैमुअल जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है, तो और डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो सही जवाब हमारा 3 होगा। व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या है? अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही जवाब पहला ही है, सीक्रेट थॉट्स स्पोकन ऑन स्टेज। यानी छुपे हुए आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता कोई कैरेक्टर, लेकिन ज़ोर ज़ोर से बोलता है अपने मन में, और ऑडियंस को सुनाई देते हैं वो। तो ये सही जवाब है पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एन एकलॉग इज़। एकलॉग क्या होता है? अ पेस्टोरल पोएम, एक ऐसी कविता होती है जिसमें गांव का जिक्र होता है, चरवाहों का, देहात का, यानी रूरल जो एरिया है उसका जिक्र होता है। तो वो एक इकोलॉग कहलाता है। तो सही जवाब है 3। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। यानी कोई रचना है, उसके शुरुआत में एक कोटेशन कहीं से ली जाती है। ये कई बार होता है, जैसे लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक में भी था। तो वो कोटेशन क्या कहलाती है? उस कोटेशन को हम एपिग्राफ बोलते हैं। तो सही जवाब पहला है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, अनराइम्ड वर्ड्स विदाउट अ कंसिस्टेंट मीट्रिकल पैटर्न। तो अनराइम्ड वर्ड्स होती है जिसमें कि कोई राइम स्कीम नहीं होती, उसमें मीट्रिकल पैटर्न भी नहीं होता। विदाउट लिखा हुआ है ना, विदाउट अ कंसिस्टेंट मीट्रिकल पैटर्न। तो अगर इसमें ये होता कि विद अ कंसिस्टेंट मीट्रिकल पैटर्न, तो फिर यहाँ ब्लैंक वर्स सही जवाब होता, जो कि आपने मार्क किया है। लेकिन ये जो आपने ब्लैंक वर्स मार्क किया ये गलत जवाब है। सही जवाब फ्री वर्स होगा, क्योंकि ब्लैंक वर्स में तो मीट्रिकल पैटर्न होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें कंसिस्टेंटली। तो ये आपका जवाब सही नहीं है, सही जवाब इसका फ्री वर्स होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछता है, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ। तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव पोएम है, रूरल या देहाती, पेस्टोरल भी वही है, चरवाहों का जो जीवन होता है, शेफर्ड्स की जो लाइफ होती है उस पर बेस्ड एक कविता, वो आइडियल कहलाती है। अभी इकोलॉग जो आया था वो भी वैसी ही थी, और आइडियल भी वैसी ही होती है। तो यहाँ सही जवाब सेकंड होगा। फिर पोप वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ द एज ऑफ। तो जो अलेक्जेंडर पोप थे वो एक महान समीक्षक थे किस युग के? तो आपने ऑगस्टन लिटरेचर लगाया है, लेकिन वो जिस युग में हुए हैं वो एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहा जाता है। वो अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे, अलेक्जेंडर पोप और उनके साथी लोग अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे। ऑगस्टन पीरियड कहा जाता है उसको इंग्लिश लिटरेचर का। लेकिन ऑगस्टन लिटरेचर अपने आप में वो लिटरेचर है जो रोम में लिखा गया ऑगस्टस सीजर के ज़माने में। तो ऑगस्टस सीजर के ज़माने में जो लिटरेचर लिखा गया उसको ऑगस्टन लिटरेचर कहते हैं, इसलिए उस लिटरेचर से पोप का लेना देना नहीं है, है ना। तो जो हम कहेंगे वो किस एज को बिलोंग करते हैं, तो वो प्रोज एंड रीज़न, जो एज है, एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न, उसको बिलोंग करते हैं। वैसे एक तरीके से आपका ये जवाब भी सही हो सकता है, क्योंकि जो ऑगस्टन लिटरेचर था उसको वो अपना आदर्श मानते थे, है ना, अपना आइडियल मानते थे, उसको फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे। तो एक तरीके से ये भी आपका जवाब सही हो सकता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा कर दिया है, लेकिन वो खुद जिस युग को बिलोंग करते हैं वो एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लगा के आए हैं तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए एग्जामिनर को, और आपको मार्क्स मिलने चाहिए इस क्वेश्चन के। ऐसा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं देने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, क्लिनेथ ब्रुक्स हैज़ मेनली यूज्ड हिज क्रिटिकल टूल्स ऑन। तो क्लिनेथ ब्रुक्स ने जो अपने क्रिटिकल टूल्स यूज़ किए हैं वो पोइट्री के लिए यूज़ किए हैं। तो हमारा सही जवाब
पहला होगा A1 पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अल्फ्रेड टेनिसन वॉज बॉर्न इन 1809, बिल्कुल सही जवाब है। टेनिसन्स यूलिसिस वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ। तो 33 क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेनिसन की जो कविता यूलिसिस है वो किसकी मौत के बाद लिखी गई थी। तो ये जो कविता है 1833 में लिखी गई और पब्लिश 1842 में हुई। अब यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग का मैंने आपको इसलिए मेंशन कर दिया कि इनकी डेथ का ईयर जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1889 में उनकी डेथ हुई, तो अब ये 1833 में पब्लिश हुई है, तो इनकी डेथ से लेना देना नहीं है। फिर मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ 1888 में हुई, तो इनकी डेथ से भी लेना देना नहीं है। आर्थर हल्लम की जो डेथ हुई थी वो 1833 में हुई थी, तो ये सही जवाब है ना, आर्थर हल्लम। ब्रेक 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 भी उन्हीं की मौत पे लिखा गया है, तो आंसर नंबर 3 सही है। फिर देखिए, अल्फ्रेड टेनिसन मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज इन। तो ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया 1828 में, तो सेकंड वाला हमारा जवाब यहाँ सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, और वो पूछ रहा है कि द मोस्ट परफेक्ट एंड थॉटफुल ऑफ हिज सॉन्ग्स इन हिदर टू पब्लिश्ड, यानी किसके सॉन्ग्स की बात हो रही है। इन्होंने नाम तो नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली अल्फ्रेड टेनिसन के सॉन्ग्स की ही बात हो रही है। तो अब ये जो पोइम्स हैं, मॉड काफ़ी लंबी पोइम है, तो इसको आप सॉन्ग नहीं कह सकते। इन मेमोरियम काफ़ी लंबी एलेजी है, इसको आप सॉन्ग नहीं कह सकते। लोटस सीटर्स ये भी बहुत लंबी पोइम है, इसको भी आप सॉन्ग नहीं कह सकते। तो सॉन्ग जिसको आप कह सकते हैं वो ब्रेक 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 उनकी एलेजी है, छोटा सा है, छोटी सी एलेजी है, आपके सिलेबस में है, मैंने अपलोड भी की है, आपने पढ़ी भी होगी। तो इसी को हम सॉन्ग कह सकते हैं, और वो परफेक्ट भी है, थॉटफुल भी है, तो इसलिए जो हमारा सही जवाब होगा वो 4 होगा। फिर देखिए, यूलिसिस इज़ फ्रॉम द पेन ऑफ। तो यूलिसिस किसके पेन से निकला है? जाहिर सी बात है, आपने पढ़ाई है, टेनिसन के पेन से निकला है, सही जवाब तीसरा है। टेनिसन बिलोंग्स टू, अब अरे भाई तू मत लुढ़क। तो टेनिसन किस युग से, अरे आज तो पेपर, चलिए मैंने क्लिप लगा दी, अब कहाँ जाएगा। टेनिसन बिलोंग्स टू, टेनिसन किस युग को बिलोंग करता है? तो ये आपको पता ही है, द विक्टोरियन एज, तो पहला जवाब सही है। 38 टेनिसन इज़ फेमस फॉर, टेनिसन किसके लिए प्रसिद्ध है? विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ के लिए वो प्रसिद्ध है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द सन ऑफ यूलिसिस। तो यूलिसिस पोइम में यूलिसिस के बेटे का नाम जो है वो टेलीमेकस है, तो सही जवाब सेकंड है। फिर विच पोइम ऑफ टेनिसन इज़ बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी। तो होमर ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी। तो ओडिसी जो महाकाव्य है उसमें यूलिसिस की यात्राओं का वर्णन है, तो ये जो यूलिसिस पोइम है उसी पर आधारित है, तो हमारा सही जवाब पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच पोइम ऑफ टेनिसन इज कॉल्ड परफेक्ट पोइम बाय टी.एस. इलियट। तो कौन सी पोइम टेनिसन की है जिसको कि इलियट ने परफेक्ट पोइम कहा है? वो यूलिसिस को कहा है। यूलिसिस मैंने अपलोड भी की है, आपने शायद पढ़ी हो, और वो बहुत अच्छी पोइम है, परफेक्ट पोइम है। फिर देखिए, ब्रेक 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 इज़ एन एलेजियक पोइम ऑन द डेथ ऑफ। तो ब्रेक 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 आर्थर हल्लम की डेथ पर लिखी गई है, सही जवाब 4th है। फिर टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन, टी.एस. इलियट 1888 में पैदा हुआ था, तो सही जवाब तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, टी.एस. इलियट वॉज इन्वेस्टेड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर। तो ये एक अवार्ड है जो टी.एस. इलियट को दिया गया 1948 में। फिर नेक्स्ट देखिए, टी.एस. इलियट रिसीव्ड नोबेल। देखिए नोबेल की स्पेलिंग वहाँ भी गलत थी, जो 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था आपका, और यहाँ भी गलत है, NOBEL है, नोबेल नहीं है, नोबेल प्राइज़ है। तो ये नोबेल प्राइज़ उनको मिला 1948 में, पहला जवाब सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूछ रहा है द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रोक इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये मॉडर्निज्म से संबंधित है, सही जवाब 2 होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द स्पीकर इन द एपिग्राफ एट द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक। तो इस लव सॉन्ग में जो स्पीकर है एपिग्राफ का वो यही है, गे डोडा, और ये लिया गया है डांटे की इन्फर्नो से, है ना, तो स्पीकर डांटे नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द
ओरिजिनल टाइटल ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। अच्छा देखिए, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है ऐसा क्वेश्चन अगर उनसे पूछा गया, क्योंकि कई बार हमने भी कवर नहीं किए हैं। मैंने भी ये पढ़ाया है जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक लव सॉन्ग, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैंने मेंशन नहीं की हैं, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर तो ओरिजिनल टाइटल जो था इस पोइम का वो था प्रूफ्रोक एमंग द विमेन। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज प्रूफ्रोक वंडर इफ़ ही शुड डज ईट। ये शुड और डज सारे ही लगा दिए भाई हेल्पिंग वर्ब्स। ही शुड ईट काफ़ी था। तो वहाँ जो जिक्र है कौन सा फल खाना चाहिए, उसका जो फल का जिक्र है वो पीच का जिक्र है, आड़ू का। ये एप्पल, बनाना, ग्रेप इनका जिक्र नहीं है, तो सही जवाब सेकंड है। चलिए आगे बढ़ रहते हैं। मेरे घर में सब लोग भारत पाकिस्तान मैच देख रहे हैं, इस वक्त मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। चलिए हम तो आपके काम में लगे हुए हैं। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज़, तो ये जो पोएम है एक इंटीरियर मोनोलॉग है। सही जवाब पहला है। व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी को मालूम है 1564 में पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इन द कंट्री, नहीं काउंटी होना चाहिए। तो जो काउंटी है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन जिस काउंटी में आता है वो वारविकशायर है काउंटी, तो सही जवाब फोर्थ है। फिर देखिए, शेक्सपियर इज़ एसोसिएटेड विद विच थिएटर, तो शेक्सपियर का जो संबंध है वो ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स से है, तो सही जवाब पहला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, और ये पूछ रहा है विच वर्स इज़ मोस्टली यूज बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस। तो शेक्सपियर ने जो अपने नाटक लिखे हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं, या फिर दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ऑप्शंस में आयम्बिक पेंटामीटर आ सकता है ब्लैंक वर्ड्स की जगह, तो फिर वो सही जवाब होगा आयम्बिक पेंटामीटर। तो जिनका अभी नहीं हुआ है एग्जाम वो याद रखें, शेक्सपियर के नाटक ब्लैंक वर्ड्स या आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। मैं कई बार आपको ये समझा भी चुकी हूँ। फिर देखिए, शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी वॉज, तो शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरी थे इनमें से वो बेन जॉनसन थे, सही जवाब चौथा है। फिर हाउ मैनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर, तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, सही जवाब पहला है। फिर देखिए, सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1593 एंड 1596 बट वर प्रिंटेड इन 1609 बाय, तो इस दरमियान वो लिखी गई थी, लेकिन वो जो प्रिंट हुई थी वो 1609 में किसके द्वारा प्रिंट हुई थी, तो वो टॉमस थॉर्प के द्वारा प्रिंट हुई थी। और यहाँ पर थॉर्प की स्पेलिंग इसमें गलत है आपके क्वेश्चन पेपर में, ये सही स्पेलिंग है। फिर देखिए, शेक्सपियर डाइड इन, शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, 1616 में उसकी मृत्यु हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैरियर डिड कीट्स गिव अप टू बिकम अ पोइट, यानी कवि बनने के लिए कीट्स ने कौन सा कैरियर त्याग दिया था, तो वो मेडिसिन का कैरियर था, एपोथेकेरी बोलते हैं उनको। तो एपोथेकेरी की ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, लेकिन उन्होंने वो त्याग दिया था और कवि बन गए थे, फुल टाइम पोइट बन गए थे, तो मेडिसिन सही जवाब है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछता है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, दिस लाइन इज़ फ्रॉम, तो ये लाइन आपको याद होगी अगर मेरे साथ आपने ओड टू ए नाइटिंगेल पढ़ी है, ये उसी पोइम से ली गई है। फिर कीट्स वॉज अ, कीट्स था एक रोमांटिक पोइट, तो सही जवाब रोमांटिक पोइट यानी कि दूसरा है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, द ओड्स ऑफ कीट्स आर, आप लोग इसमें तो ज़रूर कंफ्यूज रहे होंगे, वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों ही कैटेगरीज में आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ओड्स हैं कीट्स की उसमें स्टेंजाज का एक पैटर्न चलता है, जैसे ज़्यादातर पोइम्स में 10 लाइन स्टेंजाज उसने यूज़ किए हैं और वो स्टेंजा बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको रेगुलर ओड भी कह सकते हैं। और कहीं कहीं उसका 11 लाइन स्टेंजा भी है, कहीं स्टेंजा की संख्या कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं 3 है, 6 है, तो अलग अलग नंबर है, तो उस हिसाब से ये रेगुलर ओड नहीं है ना, कोई एक फिक्स्ड स्टेंजा फॉर्म नहीं यूज़ की, या फिर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेंजाज उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं, तो हम उनकी ओड्स को जो कैटेगराइज करेंगे
हम दोनों में कैटेगराइज करेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो मेरे हिसाब से जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। फिर विच सोनेट फॉर्म कीट्स एडॉप्टेड, कीट्स ने सोनेट्स भी लिखी हैं और उन्होंने इंग्लिश और इटालियन दोनों ही पैटर्न यूज़ किए हैं, तो ये दोनों ही आने चाहिए। और ऐसा कोई ऑप्शन इन्होंने दे नहीं रखा, तो फिर क्या किया जाए। यहाँ भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। द इटालियन सोनेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, इटालियन सोनेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को लगाएंगे। वैसे ये 4 भी हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्टेव है वो 2 क्वार्टरेंस में डिवाइड होता है और जो सेस्टेट है वो 2 टर्सेट्स में डिवाइड होता है, तो 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मेनली जो उसके हैं 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट, इसलिए 2 ही ज़्यादा बेहतर जवाब होगा हमारा। तो हम पहले आंसर के साथ ही जाएंगे, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछ रहा है, शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। तो शेक्सपियरियन सोनेट को जो डिवाइड किया गया है 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन्स एंड अ कपलेट। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि 3 तो उसमें क्वार्टरेंस होते हैं 4-4 लाइन के, तो 4 3 12 हो गए और 2 लाइन बची उन वो कपलेट की फॉर्म में होती हैं। तो जो सही जवाब है वो सेकंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज। तो थीम ऑफ लव है, ये तो जाहिर सी बात है, आंसर 3rd है। व्हाट इज़ द स्पेशल क्वालिटी ऑफ डन्स पोइट्री। तो डन की जो कविता है उसकी खासियत क्या है, तो उसकी जो विशेषता है वो मेटाफिजिकल कंसीट है। और हम एक आंसर पहले के साथ ही जाएंगे। क्रूड इमेजरी तो नहीं कह सकते, क्रूड क्या मतलब रॉ होता है, भद्दी, तो वैसा तो नहीं है, अच्छी खासी इमेजरी है, तो हम क्रूड तो उसको नहीं बोलेंगे, मेटाफिजिकल कंसीट ही सही जवाब है। फिर देखिए, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज अ पोएम बाय होम। तो ये तो आपने पढ़ी ही है, ये जॉन डन की कविता है, तो आंसर हमारा 4 सही है। और लो जी, इंडिया जीत गई। मेरा बेटा अभी बता के गया है कि इंडिया की सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान के खिलाफ ये वाली। खैर चलिए, ये भी इंडिया जीतती है तो खुशी तो होती ही है मैच में, लेकिन मैं देख नहीं पाई, आपके सॉल्यूशन की वजह से सॉल्यूशन करने में लगी हुई हूँ। फिर देखिए, जॉन डन हैज़ बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ। जॉन डन को फाउंडर किसका कहा गया है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का उसे फाउंडर कहा जाता है, प्रणेता है वो। तो हमारा जवाब पहला सही है। फिर एन एसे ऑन मैन इज़। तो एन एसे ऑन मैन क्रिटिकल वर्क ऑफ आर्ट हम इसको कह सकते हैं। एलेजी नहीं है, लिरिकल पोएम नहीं है, यूलॉजी नहीं है, तो सही जवाब तीसरा है। फिर देखिए, पोप बाय नेचर वॉज। तो पोप का जो नेचर था थोड़ा गुस्से वाला था, तो इसलिए हम यहाँ जो लगाएंगे पहले को ही लगाएंगे, एग्रेसिव और इम्पल्सिव। और फिर देखिए, ख़त्म होने जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 72। पोप रोट इन। पोप ने जो लिखा है वो हीरोइक कपलेट में लिखा है, तो सही जवाब दूसरा है। फिर पोप एडमिटेड ड्राइडन एज। तो पोप ड्राइडन को अपना गाइड मानते थे, और सही जवाब सेकंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पोप वॉज। तो पोप ने इनमें से कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी और वो सेल्फ स्टडीड थे, तो सही जवाब तीसरा होगा, स्वाध्याय उन्होंने किया था। फिर देखिए, पोप्स मास्टरपीस रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन। तो बहुत ही अच्छा ये मॉक हीरोइक एपिक है और ये 1712 में पब्लिश हुआ था, तो सही जवाब पहला है। और ये हुआ आपका क्वेश्चन पेपर, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। जिनका नहीं हुआ है वो इससे प्रेरणा लेंगे और अच्छा ही करेंगे। और इसके बाद 3rd सेमेस्टर के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, मेरे हिसाब से शायद 40 से ऊपर हैं, तो वो आप अब स्टडी करने लग जाइए। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।